जी जी। जी। और हम लोगों के बीच आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कन्हैयालाल झा साहब उपस्थित हो गए हैं। जैसा आप सबको ज्ञात है कि आज हम लोगों ने अपने लोक पहल का विषय रखा है संस्कृत भाषा के उत्थान में योगी सरकार का योगदान। तो योगी सरकार का अवदान क्या है, इस राष्ट्रवादी सरकार का अवदान क्या है, इसके विषय पर परिचर्चा होगी। इसके पहले मैं थोड़ा सा अपने मुख्य वक्ता को लोक पहल के विषय में बताना चाहूंगा कि लोक पहल संघ के स्वयंसेवकों द्वारा, कर्तव्यनिष्ठ और अनुभवी स्वयंसेवकों द्वारा, जिनकी संघ आयु बहुत लंबी है, डॉक्टर बीके सिंह साहब प्रयागराज से, जो स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय विचार प्रमुख हैं, डॉक्टर प्रोफेसर संतोष सिंह जो वैज्ञानिक हैं और बीएचयू से हैं, आयुर्विज्ञान संस्थान में वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर आलोक चौहान सर जो पूरे लोक पहल के मीडिया का प्रभार देखते हैं और साथ साथ लोक पहल के मार्गदर्शक हैं हमारे, और मेरठ के अभियांत्रिकी संस्थान के निदेशक हैं। इसके साथ पूर्वांचल विश्वविद्यालय से डॉक्टर प्रोफेसर पार्थीकर सर हैं, प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी सर जैसे, डॉक्टर आर्या सर जैसे संभ्रांत लोग, संघ के एकदम जो रज्जू भैया, पूज्य रज्जू भैया के साथ काम कर चुके लोग हैं, वो हमारे इस लोक पहल के मार्गदर्शक और अगुवा हैं। और लोक पहल का काम है सरकार और जनता के मध्य एक सेतु का कार्य करना, जनता की समस्याओं को सरकार तक लेके जाना, और सरकार के जो मौलिक कार्य हैं, जो सनातनी कार्य हैं, जो हिंदुत्व और राष्ट्र के समर्पित कार्य हैं, उनसे जनता को अवगत कराना। क्योंकि राजनीति जब विकृतियों से भर जाती है, राजनीति में अनेक प्रकार के पथ विचलन आ जाते हैं, तो ऐसे संघ के स्वयंसेवक ही उस राजनीति के परिष्कार का भी बीड़ा उठा लेते हैं। और ऐसा ही स्तुत्य कार्य डॉक्टर बीके सिंह, प्रोफेसर संतोष सिंह और डॉक्टर आलोक चौहान जैसे हमारे अगुआ निर्देशकों ने किया है। और उनकी पूरी सशक्त टीम पूरे उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक और बलिया से बदायूं तक हम लोग सक्रिय हैं कि किस तरह हम राष्ट्रवाद की पताका को, भारत को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना को साकार करने में, स्वरूप देने में हम थोड़ा सा अपनी भी आहुति दे सके। और लोकतंत्र का बिगुल बज चुका है, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का गठन होने जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम सबका एक राष्ट्रीय कर्तव्य और दायित्व बन जाता है। और हमारे एक बुलावे पर आज के हमारे मुख्य वक्ता, जो हमारे गार्जियन भी, हमारे अभिभावक हैं, और जिनके विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है, उनके विषय में मुझे कहना हमें खुद संकोच होता है, हमारे अत्यंत आत्मीय हैं। मैं उन्हें श्रद्धा से सर झुकाता हूं और पूरा परिवार मेरा समादर करता है, और संघ के विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और श्रद्धेय दत्ता जी जैसे लोगों का सानिध्य जिन्हें प्राप्त है, ऐसे प्रोफेसर कन्हैयालाल झा। इसलिए नहीं हम लोग गदगद हैं कि प्रोफेसर कन्हैयालाल झा साहब हमारे अभिभावक हैं, बल्कि एक विचार परिवार का प्रखर वक्ता, एक विचार परिवार की वैचारिकी को जीवन पर्यंत ढोने वाला। आप मुझसे ही व्यक्तिगत बातचीत में बताया है कि मैं युवा था तो तरुणाई में मैंने मार्क्सवाद की कविताएं लिखा करता था, मार्क्स से प्रेरित था। और वो जब मार्क्सवाद का परिवर्तन होता है राष्ट्रवाद में, और अपने सनातन से, हिंदुत्व से, संस्कृति से जब आत्म साक्षात्कार होता है, तो मार्क्सवाद का जो युवा मन पर चढ़ा हुआ प्रभाव था वो धूल धूसरित होता है, और वो तो सनातन थे और आकर के उसी धारा में समाहित हो गए। ऐसे हमारे प्रोफेसर कन्हैयालाल झा हमारे बीच हैं, जिनके मुखार बिंदु से आज के विषय पर हम लोग पाथेय प्राप्त करेंगे। और इसी कड़ी में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग के डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि का औपचारिक परिचय प्रस्तुत करें। डॉक्टर भावेश जी। धन्यवाद अखिलेश सर। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, और संस्कृत भाषा में ही सृष्टि के आरंभ, वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है,
अलौकिक, वैदिक और ईश्वरीय तथ्यों का बोध। यह भाषा निस्संदेह रूप से देव भाषा है और हमारी सनातन संस्कृति, उसकी परंपरा की पुष्टि करने वाले दर्शन, साहित्यिक स्रोतों और धर्म ग्रंथों के द्वारा सतत पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती चली आ रही है ये भाषा। और इस भाषा को अपने योगदान से, प्रयास से आगे ले चलने वाले हमारे आज के अतिथि महोदय। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा संस्कृत भाषा के विकास और प्रसार के क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं, उन पर प्रकाश डालने के लिए लोक पहल की आज की इस परिचर्चा में परम आदरणीय प्रोफेसर कन्हैयालाल झा जी हम सभी के निवेदन पर उपस्थित हुए हैं। अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है, उससे समय निकाल कर वे उपस्थित हुए हैं। और आदरणीय कन्हैयालाल झा जी विश्व के सबसे बड़े, सशक्त और पवित्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहराई से जुड़े हैं और वर्तमान में संस्कृत भारती के क्षेत्रीय संयोजक हैं। अपने युवावस्था में अन्य विचारों का परित्याग करके आपने राष्ट्रवाद को अपने और शिक्षा के क्षेत्र में उसके प्रति आप समर्पित हो गए। आदरणीय झा साहब मथुरा स्नातक महाविद्यालय सेवानिवृत्त सह आचार्य रहे हैं और आज के समय में संस्कृत भाषा, विशेषतः संस्कृत व्याकरण के उद्भट विद्वानों में से एक है। वर्तमान में के लिए विभिन्न केंद्रों का संचालन करते हुए अपने लखनऊ केंद्र से आप निरंतर इस भाषा के विकास के लिए अब पूर्ण रूप से समर्पित और मनयोग से प्रयासरत। आदरणीय झा साहब का प्रयास यह है कि संस्कृत भाषा को किसी एक जाति या वर्ग पर जन प्रिय बनाया जाए। दत्तात्रेय होसबले, गोपाल जी चुके हैं और एक चलिए, तो मुझे अवसर प्रदान करें, मैं बोलूं। जी जी, मैं बस भावेश जी, अब आप कटे हुए हैं। आप अब हम लोग सीधे कोई व्यवधान न बनते हुए संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा के योगदान में योगी सरकार की भूमिका पर पाठ्य प्राप्त करने के लिए मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा प्रोफेसर कन्हैयालाल झा का इन शब्दों के साथ कि संस्कृत में जो वेदों का प्रणयन हुआ, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदों की व्याख्या का अंत होता है उपनिषदों से, जिसे हम वेदांत कहते हैं, वह पूरी थाती भारत की संस्कृत है। उसी देव भाषा पर, उसी भाषा पर जिससे पूरा भारत का वैचारिकी खड़ा है। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं प्रोफेसर कन्हैयालाल झा साहब को कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। आत्मीय सारस्वत एवं संस्कृतानुरागी बंधुओं, मैं आप सब संस्कृत प्रेमी बंधुओं को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए आनंद पूर्वक और गर्व के साथ यह उल्लेख करना चाहता हूं कि संस्कृत के विषय में जो पहले वातावरण था, भगवत कृपा से अब नहीं है। उसका कारण यह है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज की सरकार ने तथा सरकार के अनुरूप सरकार से प्रोत्साहित होकर के सामाजिक संस्थाएं जो क्रियान्वित होती हैं,
उसमें एक संगठन है संस्कृत भारती, इसने जो प्रचार प्रसार का अभियान अपने देश में और विश्व के लगभग 33 देशों में जो चलाया है, आज संस्कृत के विषय में चिंतन बदलना प्रारंभ हो गया है। चिंतन बदलने का आशय ये है कि मैकाले के समय में संस्कृत को डेड लैंग्वेज एक षड्यंत्र पूर्वक प्रचारित किया गया। षड्यंत्र ये था कि कोई भी प्रत्येक भाषा की एक संस्कृति होती है। संस्कृत के विषय में है संस्कृता खलु दैवी वाक अन्वाख्याता महर्षि भी, तो ये देववाणी के रूप में जानी जाती है। देववाणी का आशय ये है, इस भाषा का प्रयोग और इसको आत्मसात करने के साथ में जो जीवन जीता है, देवो तुल्य ही जीवन होता है उसका। ददाति देवा, तो जो समाज के कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा, अपना साधन, अपना समय देता है, वो देव है। जैसा अभी माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सब में लोक कल्याण की भावना भरी हुई है। तो संस्कृत का जीवन जीने वाला व्यक्ति, संस्कृत को धारण करने वाला, उसको बोलने वाला व्यक्ति उससे परे नहीं होता है। समाज कल्याण के लिए अहर्निश वह सेवारत रहता है। इस प्रकार से अभी एक बसपा की, मायावती की सरकार थी, उसमें भाजपा की सरकार संयुक्त थी। उसमें मुझे प्रांत कार्यकारिणी का उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान एक सरकारी संस्था है, उसका मुझे सदस्य बनाया गया था। उसमें साहित्यिक पुरस्कारों के अलावा मैंने और कोई गतिविधि देखी नहीं, केवल फाइलों पर ही काम होता देखा। उसके पश्चात 2-4 महीने बाद मेरे पास एक रजिस्टर्ड पत्र आया कि महोदय, अब आप संस्कृत उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सदस्य नहीं हैं। और उसके पश्चात वो सरकार भी चली गई। इस प्रकार से जो गतिविधियां रही, गतिविधियां समाज में व्यावहारिक रूप से दिखाई नहीं पड़ी। अभी लगभग 2 वर्ष पहले माननीय योगी जी महाराज ने लोक भवन, जो विधानसभा के सामने है, उसमें एक आयोजन किया था साहित्यिक पुरस्कारों के लिए। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि समाज के साधक बंधुओं, आप संस्कृत के विकास के लिए, ये सांस्कृतिक भाषा है हमारी और राष्ट्र की आधारभूत भाषा है, इसके विकास के लिए जो उपाय करेंगे, मेरा आह्वान करेंगे तो मैं सहर्ष संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं। तो मैं उसमें उपस्थित था, मुझे आनंद हुआ। हमारे अखिल भारतीय महामंत्री माननीय शीर्ष देव पुजारी जी भी उपस्थित थे। बाद में अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय दिनेश कामत जी भी उसमें आए थे। अत्यधिक आनंदित हुए। उस आश्वासन से प्रोत्साहित होकर के और मेरठ से हमारे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के जो अध्यक्ष हैं माननीय वाचस्पति मिश्री, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, प्रोजेक्ट की सरकार को दी। सरकार ने एक भवन जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का 22 करोड़ रुपए देकर के उस भवन को बनवाया। 2 साल से बन रहा है। और पहले सरकारें देती थी संस्कृत शिक्षकों के वेतन के लिए लगभग 11 लाख रुपए। अभी माननीय योगी सरकार ने 11 करोड़ उसके लिए अनुदान प्रारंभ किया। इसके अलावा व्यवस्थित रूप से उसका लेखा जोखा मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। एक क्षण प्रतीक्षा करें। पहले तो निशुल्क ऑनलाइन सरल संस्कृत संभाषण सीखने हेतु नंबर दिया गया है 9522340003।
इस पर मिस्ड कॉल करें तो पंजीकरण हो जाएगा। एक तो ये योजना सरकार ने शुरू की। दूसरा, सरल संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण हेतु संस्कृत संवादशाला, माने 15 दिवसीय ये संवादशाला है और 2-2 घंटे संस्कृत माध्यम से संस्कृत बोलना सिखाया जाता है, अर्थात अभ्यास वर्ग होता है। उसमें भोजन और आवास व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई। फिर प्रत्येक ब्लॉक में छोटे बच्चों में संस्कृत एवं संस्कृति के प्रति अभिरुचि जागृत करने के लिए चुन्नू मुन्नू संस्कारशाला एवं सामान्य जन में संस्कृत के जागरण के लिए संस्कृत दीपालय का संचालन हुआ। इसके पश्चात संस्कृत विषय लेकर आईएएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने हेतु सघन अनुशिक्षण अर्थात कोचिंग का भी प्रबंध किया गया। साथ ही संस्कृत विद्यालयों के आधुनिकीकरण या विकास के लिए पुस्तकालय एवं कंप्यूटर अनुदान, संस्कृत विषयक ई अध्ययन के लिए सामग्री निर्माण, संस्कृत शिक्षकों एवं छात्रों का कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। साथ ही जो SCERT संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षकों का प्रगत पुनश्चर्या अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम, साथ ही योग शिक्षा को पर बल देने हेतु समस्त जनपदों में योग केंद्र की स्थापना। इसके अलावा सभी जनपदों में पौरोहित प्रशिक्षण शिविरों का संचालन एवं सभी मंडलों में ज्योतिष प्रशिक्षण का संचालन किया गया। इसके अतिरिक्त संस्कृत रंगमंच का प्रायोगिक प्रशिक्षण, इसके अतिरिक्त 20वीं सदी के उत्तर प्रदेशीय विद्वत परंपरा का शोध संरक्षण, इसके अलावा कवि सम्मेलन, शोध गोष्ठी, व्याख्यान, कार्यशाला, छात्र प्रतिस्पर्धा, शास्त्रार्थ एवं ग्रंथ प्रकाशन के लिए अनुदान प्रदान किया गया। साथ ही वार्षिक उत्सवों के अंतर्गत आदि शंकराचार्य, बुद्ध, कालिदास, वाल्मीकि, धन्वंतरी, गीता जयंतियों, व्यास समारोह, गुरु पूर्णिमा अर्थात सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम एवं संस्कृत दिवस सप्ताह समारोहों का भव्य आयोजन। इसके पश्चात विद्यार्थियों में संस्कृत ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न शास्त्रार्थ आधुनिक स्पर्धाओं का आयोजन। एक कार्य और किया गया, संस्कृत वाङ्मय का बृहद इतिहास, दुर्लभ ग्रंथ, साहित्यिक पुस्तक, संस्कृत पत्रिकाएं, बाल साहित्य उपलब्ध अर्थात विक्रय हेतु उपलब्ध किए गए। तो ये माननीय योगी जी सरकार के जो अनुदान संसाधन उपलब्ध कराने वाली सहायता थी। इसके पश्चात साहित्य सृजन के क्षेत्र में विद्वानों का जो सम्मान किया गया, तो पुरस्कारों की राशि रही। एक तो प्रथम पुरस्कार था विश्व भारती पुरस्कार, जिसमें एक दिया जाता है 5,01,000 का। उसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार 2,01,000 का एक दिया जाता है। फिर महर्षि व्यास पुरस्कार एक दिया जाता है 2,01,000।
उसके पश्चात महर्षि नारद पुरस्कार, ये भी एक दिया जाता है 1,01,000 का। उसके पश्चात विशिष्ट पुरस्कार 5 दिए जाते हैं, 1,01,000 प्रत्येक व्यक्ति को। उसके पश्चात वेद पंडित पुरस्कार जो दिया जाता है वो 10 दिए जाते हैं, 51,000 प्रत्येक व्यक्ति को। इसके पश्चात कुछ नामित पुरस्कार के नाम से और 5 पुरस्कार दिए जाते हैं, वो 51,000 प्रत्येक को दिया जाता है। इसके पश्चात विशेष पुरस्कार एक दिया जाता है, वो 6 दिए जाते हैं, इसमें 21,000 प्रत्येक व्यक्ति को। इसके अलावा एक और दिया जाता है विविध पुरस्कार, जो थोड़ा बहुत साहित्य लिखते लिखाते हैं उनके प्रोत्साहन के लिए 10 दिए जाते हैं, वो 11,000 प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो ये साहित्य लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय योगी सरकार ने एक अमूल्य योगदान किया है। इसके पश्चात जो मैंने अभी उल्लेख किया था कि माननीय योगी जी ने आह्वान किया था कि जो संस्थाएं सामाजिक कार्य करती हैं उनको भी संस्कृत के बढ़ाने के लिए योगदान करना चाहिए। तो संस्कृत भारती ने अब तक जो शिविर चलाए हैं वो 1145। उन शिविरों में अभी जो अब तक का आंकड़ा है उसमें 33,665 ये विद्यार्थी पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात जो भाषा प्रबोधन वर्ग साप्ताहिक लगता है वो 721 हुए हैं। उसमें संस्कृत भाषा को सरल पद्धति से सिखाने के लिए 7 दिन अभियान चलाया जाता। आवासीय वर्ग होता है, उस आवासीय वर्ग में भी 23,665 शिक्षार्थी लाभान्वित हुए। इसके पश्चात जो पत्राचार द्वारा संस्कृत सीखते हैं उनमें भी लगभग 23,721 ये व्यक्ति लाभ प्राप्त कर चुके हैं। अब संस्कृत भारती के संघ का आनुषंगिक संगठन है, उसमें 10 पूर्णकालिक जो पूरा समय दे करके संस्कृत का विकास करते हैं लगे हुए हैं। इसके साथ साथ छात्रों में भी कुछ प्रोत्साहन है। 10 जो है विद्यार्थी विस्तारक भी संस्कृत भारती से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से यह मैं निष्कर्ष रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो संस्कृत के विषय में जो कहा जाता था संस्कृत डेड लैंग्वेज, संस्कृता खलु मृता भाषा, इदानीं सा प्रसिद्धि संस्कृतस्य नास्ति। वास्तव में ये जो आरोप आता है कि संस्कृत मृत भाषा है, अर्थात समाज के दैनंदिन वाग व्यवहार की भाषा नहीं है। इस समय जो मैंने बताया था कि लगभग 33,000 तो संस्कृत संभाषी जो 2-2 घंटे का संभाषण शिविर संस्कृत के जो शिक्षक करते हैं उससे हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो संस्थाएं हैं विश्वविद्यालयों में और गुरुकुलों में लगभग उतने ही, कुल मिलाकर के जो पिछली जो जनगणना थी उसमें लोगों ने आंकड़ा दिया था कि 1 लाख अनुमानित संस्कृत जिन्होंने अपनी मातृभाषा लिखाई थी। तो इस प्रकार से जो संस्कृत के प्रति एक इस भाषा को समाप्त करके और भोगवादी संस्कृति व्याप्त करने का दुष्चक्र चला था, उस दुष्चक्र को समाप्त करने के लिए माननीय योगी सरकार और संस्कृत भारती जैसी संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं संस्कृत भारती की तरह की कुछ और भी संस्थाएं जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी पूरे अपने प्रतिभा से, पूरे पुरुषार्थ से जुटा हुआ है। तो आज इस प्रकार से कहते हुए बहुत आनंद है
कि वह निराशा की किरण नहीं है, अब एक आशा की किरण चल रही है। आपको मार्ग में, रेलवे पर में जाते हुए, बस में जाते हुए, बात करते हुए लोग संस्कृत में मिल जाते हैं। तो ये एक आनंद का विषय है। धन्यवाद आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने नमस्ते। अपने तथ्यों से वस्तुतः सरकार के योगदान का इतना तथ्यपरक, आंकड़ा परक चित्र प्रस्तुत किया है कि जिससे हम लोग अनभिज्ञ थे। और ये रिकॉर्डिंग आपकी हजारों लाखों लोगों के बीच जाएगी और संस्कृत को लेकर के जिस तरह के मानस का निर्माण हुआ था, जिस तरह का मानस बना हुआ था, लॉर्ड मैकाले ने इसे मृत भाषा कहा था, जबकि दुनिया की सबसे, अगर कोई वैज्ञानिक भाषा होने का गौरव किसी भाषा को प्राप्त है तो वह केवल और केवल संस्कृत के अतिरिक्त विश्व के किसी भाषा को वैज्ञानिक होने का गौरव प्राप्त नहीं है। आज विश्व के जो कंप्यूटर के, जो साइबर वैली के सबसे बड़े माहिर हैं, जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं, वो कहते हैं संस्कृत में जितना डाटा बनेगा वह कई हजार करोड़ वर्षों तक सुरक्षित रहेगा। हमारे वैज्ञानिक अब उस चीज, इसी आधार पर खोज कर रहे हैं कि योगेश्वर कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की वसुंधरा पर खड़े होकर के जो गीता का पावन उपदेश दिया था, उस फ्रीक्वेंसी को हम मॉड्यूलेट करके कृष्ण की भाषा में ही सुना सकते हैं। यह संस्कृत के उदात्त मौलिक वैज्ञानिक होने का प्रमाण है। और उस भाषा को मृत भाषा करके एक लंबे समय तक षड्यंत्र चलाया गया कि संस्कृत केवल एक वर्ग की भाषा है, हिंदुओं की भाषा है, उसमें भी ब्राह्मण की भाषा है। इस तरह का कुचक्र किया गया क्योंकि देश की ज्ञान संपदा को विलुप्त करना था। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि भारत को तोड़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि भारत के गांव स्थिर हैं, उनमें आर्थिक भेदन नहीं हो सकता है, उनकी अर्थव्यवस्था किसी जीडीपी से संचालित नहीं होती, बड़े सुदृढ़ है। और सबसे बड़ा, अगर इनको मूर्ख बनाना है तो इसके संस्कृत भाषा, इसके मूल भाषा को समाप्त कर दो। और मैं कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि संस्कृत के लिए इसी भारत की संविधान सभा में, आप सबको भी ज्ञात होगा, केवल एक व्यक्ति था, उसका नाम है भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इसी भारत की संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था कि अगर कोई मातृभाषा बनने की भाषा है तो संस्कृत है। कांग्रेसियों के कुचक्र के कारण वह संविधान सभा में डिफीट हो गया था प्रस्ताव। अकेले केवल उसको मिले थे 76 वोट, जिसमें पहला प्रपोजल और वोट किया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, तो वो खंडित मंडित हो गया। उसके बाद मैकाले के मानस पुत्रों के हवाले इस देश की सरकार रही, तो उन्हें अंग्रेजी बोलने में अच्छा लगता था, उन्हें वर्णानाम अर्थानाम का उच्चारण करने अच्छा नहीं लगता था, उन्हें ओम भूर्भुवस्वः कहना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज योगी सरकार ने केवल संस्कृत और संस्कृति का गीत नहीं गाया है। संस्कृति के 4 अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं पृष्ठ संख्या 23 पर कि अगर इस देश को जानना है तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं संस्कृत व्याकरण को ठीक से नहीं जानता हूं। देश का राष्ट्र कवि कह रहा है संस्कृति के 4 अध्याय में कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं संस्कृत व्याकरण नहीं जानता हूं। तो उस सरकार को योगी सरकार ने आकार और स्वरूप दिया है और सारे पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार 5 लाख का किया, कालिदास पुरस्कार, वाल्मीकि पुरस्कार 2.5 लाख का किया, व्यास पुरस्कार, विविध पुरस्कारों की घोषणा की, संस्कृत के लिए संवाद, मिस्ड कॉल नंबर दिए, चुन्नू मुन्नू पाठशाला दिया, संस्कृत दीपालय दिए, पुरोहित प्रशिक्षण वर्ग चलाए, हाँ, संस्कृत विद्यालयों के लिए ई लाइब्रेरी दिए, कंप्यूटर दिया, पुनश्चर्या के कार्यक्रम चलाए, पुरोहितों के प्रशिक्षण, ज्योतिष के प्रशिक्षण, संस्कृत रंगमंच के लिए, शोध के लिए, गुरु पूर्णिमा के लिए, ये इतने जो आयाम खोले,
यह किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी जो गर्व के साथ प्रशासन में बैठ करके मुखिया बन के घोषणा कर सके। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अटल जी जैसा उद्भट विद्वान भी सार्वजनिक मंच से, सरकारी मंच से वंदे मातरम नहीं बोलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुखिया गर्व से कहता है भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। यह जो ओज आई है, यह जो ऊर्जा, ये जो तेजस्विता आई है, यह योगी सरकार और मोदी सरकार की देन है। विशेष रूप से इस सन्यासी तरुण तेजस्वी मुख्यमंत्री का तेजोमय प्रकाश है जो उत्तर प्रदेश में आच्छादित हो रहा है। और संस्कृत भाषा का यह विकास, देव भाषा तो इसी तरह विलुप्त नहीं होगी, जिसके हनुमान जैसे सेवक मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उस भाषा के विकास और संवर्धन में आने वाली बाधाएं भी बाधित हो जाएंगी। आपके अद्भुत पाथेय के लिए हम श्रद्धा के साथ आपको विनम्रता पूर्वक अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के युवा अपने प्रोफेसर डॉक्टर हर्षमणि सिंह को आमंत्रित करता हूं कि सर का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। माननीय अखिलेश जी, मैं 2 तथ्य उत्साहवर्धक और बताता हूं। जी सर। एक अभी लगभग 1 हफ्ते पहले समाचार छपा था कि झांसी के जो मंडलायुक्त महोदय ने एक निर्णय पूरा संस्कृत में दिया था। जी सर। अच्छा, और अभी लगभग 1 वर्ष पूर्व काशी के एक वकील साहब ने भी पूरा मुकदमा ही संस्कृत में लड़ा था। तो संस्कृत के जो मतलब अनौपचारिक जो आयाम हैं वो भी बहुत विस्तृत होते जा रहे हैं। संस्कृत रंगमंच भी प्रारंभ हो गया है। मैंने उसके विस्तार का चर्चा की जाए तो बहुत लंबा विषय होता है। जी सर, जी सर ने बहुत उत्साहवर्धक बनाया। झांसी मंडल के अभी मंडलायुक्त ने संस्कृत में अपने निर्णय निर्गत किए हैं। वाराणसी के प्रखर अधिवक्ता ने पूरी बहस अपनी संस्कृत में की है। और सर मैं बता दूं, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक न्यायाधीश थे, बहुत वर्ष पहले, माने कम से कम 2 दशक हो गए, माननीय न्यायमूर्ति बद्री नारायण यादव ने अपने कई फैसले संस्कृत में, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी संस्कृत का आरंभ कर दिया है। और उसी कोर्ट के एक दूसरे हैं ये अभी जस्टिस शेखर यादव ने भी संस्कृत के उत्थान के लिए प्रेरित किया है। और वो जो संस्कृत में थोड़ी सी बहस करता है और ड्राफ्टिंग हिंदी में करता है तो उसको बहुत प्रोत्साहित करते हैं। वो स्वयं संस्कृत के विद्वान हैं, माननीय न्यायमूर्ति शेखर यादव जी। हाँ, डॉक्टर हर्ष जी। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। आज लोक पहल की एक और ओजपूर्ण आवृत्ति में संस्कृत भारती के प्रोफेसर कन्हैया लाल झा का संस्कृत भाषा के निखार में योगी सरकार का योगदान विषय पर हमें पाठ्य प्राप्त हुआ। भारतीय सनातनी परंपराओं में जिन 5 मातृकाओं का उल्लेख मिलता है, नदी माता, गाय माता, स्त्री माता, धरती माता और मातृभाषा, इस तथ्य से भाषा के योगदान भाषा का एक व्यक्ति के जीवन में योगदान और एक राष्ट्र की संस्कृति के निर्माण में भाषा की भूमिका को हम रेखांकित कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल मरणासन्न हो और अगर उससे उसकी मातृभाषा में संबोधन किया जाए तो उसकी चेतना में एक बार पुनः संचार की गुंजाइश बिल्कुल रहती है। ये एक भाषा का योगदान है। और जैसा कि प्रोफेसर कन्हैया लाल झा ने बिल्कुल उत्साहपूर्वक आंकड़े दिए,
मैकाले ने जब संस्कृत भाषा को देववाणी से डेववाणी की ओर धकेलने का प्रयास किया और उसके बाद लगातार जो एक परंपराएं चली भारत की, जो राजनीतिक तथा और कथा में जो आर्थिक संकेंद्रण की वजह से भाषा जो बाजार के द्वारा निर्धारित होने लगी, जिसके पुनरुत्थान का समय वर्तमान सरकार का है। भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोफेसर कन्हैया लाल झा जी ने भौतिक रूप से दिए गए प्रोत्साहनों का भी जिक्र किया, पारिश्रमिक रूप से भी प्रयास किए गए उनका भी जिक्र किया विस्तार से, पुरस्कारों की घोषणा की, और जिसका परिणाम यह हुआ कि हम जल्दी ही, बल्कि हम लोग पहल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार को ये जागरूक करने का भी प्रयास कर सकते हैं कि अगली बार जब राज्य सरकारों की कोई भर्ती हो या केंद्र सरकार की कोई भर्ती हो, तो उसके आवेदन में जो भाषा के ज्ञान और बोलने और लिखने की दक्षता मांगी जाती है, तो उसमें हम जरूर ये महसूस करेंगे कि लोग अपने आवेदन में संस्कृत भाषा का भी नाम लेंगे। यह रातों रात नहीं हो रहा है, यह कोई अचानक से किया गया काम नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा भी संस्कृत भाषा में चैनल की शुरुआत, जिस पर संस्कृत में समाचार हम लोग सुन रहे हैं, और मुझे बड़ा खुशी होती है कि कुछ समय पहले जब एफएम और सारे रेडियोज पे कुछ गीत और इनके कार्यक्रम चलते थे, इधर मैं सुन रहा हूं कि लगातार संस्कृत भाषा में लगातार संवाद किए जा रहे हैं, समाचार पढ़े जा रहे हैं। प्रयागराज में अगर बात करें तो माघ मेले की जो पूरी की पूरी एक रिपोर्टिंग की जा रही है 1 घंटे की, वो पूरी की पूरी संस्कृत भाषा में की जा रही है। तो हम ये देखते हैं कि ये इस सरकार के माध्यम से जो पुनरुत्थान का, भाषा के पुनरुत्थान का जो 5 मातृकाएं हैं, उसमें एक जो मातृभाषा है उसको पुनर्स्थापित का प्रयास किया जा रहा है, और इसमें प्रोफेसर कन्हैया लाल झा जैसे महान भावों का बिल्कुल बहुत योगदान है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो सर्वाधिक लोक बल का भी राज्य है, आज 18वीं विधानसभा के चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। हम सभी एक नए सरकार को चुनने के लिए जा रहे हैं। हमें एक बार पुनर्विचार की बिल्कुल आवश्यकता होगी कि सरकारों ने किन किन बिंदुओं को छुआ है। एक तुलनात्मक ड्राफ्ट हम सभी के मन मस्तिष्क में होना चाहिए। मैं इन बातों के साथ एक बार दोहराना चाहूंगा कि न मालूम था कि सवालों पर टैरिफ है, न मालूम था कि सवालों पर टैरिफ है, टैरिफ मतलब टैक्स, न मालूम था कि सवालों पर टैरिफ है और जवाबों का कोटा है। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है जहां वोटों का टोटा है। तो मैं लोक पहल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के माध्यम से हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और इसके बाद जब ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होगा, उस सभी सुनने वालों को इस पटल के माध्यम से मैं फिर से एक बार आह्वान करना चाहता हूं कि आगामी सरकार के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने मूर्त का अवश्य मूल्य का अपना प्रयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ में संस्कृत भारती के विद्वान प्रोफेसर कन्हैया लाल झा का बहुत बहुत लोक पहल की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे बड़े भ्राता डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वह विषयों का चुनाव इस तरीके से करते हैं कि जो समसामयिक हो, लोगों के सरोकारों से हो, जो वास्तव में लोक पहल के उद्देश्य में अंतर्निहित है। मैं अपने अनुज डॉक्टर भावेश द्विवेदी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वह लगातार हम लोगों के साथ जुड़कर हमारे इस लोक पहल के कार्यक्रम को विस्तृत फलक और मीडिया सहयोग देते हैं। मैं डॉक्टर मान सिंह जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं, जिनके पास इतर जिम्मेदारियां होते हुए भी वो अपने इस
कार्यक्रम के लिए समय निकालते हैं। मैं जौनपुर से जुड़े हुए ऋषिकेश जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि वह लोक पहल को और सशक्त बनाने के लिए ऐसे कार्यकर्ता के रूप में हैं जो दिन रात अनवरत रूप से प्रयास कर रहे हैं। उन्हें एक बार प्रोफेसर कन्हैया लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेकिन एक इस लोक पहल की पूरी टीम को जो सोशल मीडिया पर और जो हम लोगों का आभासी संवाद हो रहा है, उसके सबसे सशक्त कड़ी अगर हमसे छूट जाता है धन्यवाद करना, वो है आयुष त्यागी जी, जो गाजियाबाद में बैठ के हम सबका सफल संचालन करते हैं। और ये आभासी माध्यम उन्हीं के सदप्रयासों से लोगों तक पहुंचता है। उनका भी लोक पहल की टीम से, आप तरफ से, डॉक्टर हर्षमणि के तरफ से, हर्षमणि सिंह जी के तरफ से और पूरे लोक पहल के टीम से हम लोग उनको विस्मृत कर देते हैं। मैं पुनः उस तेजस्वी तरुण को बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। एक फोन पर हम लोगों की सारी बात सुनते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं। ऐसे अपने अनन्य अनुज त्यागी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे लोक पहल के तरफ से, डॉक्टर बीके सिंह के तरफ से, डॉक्टर चौहान के तरफ से, प्रोफेसर संतोष सिंह के तरफ से और हमारे सारे जो अगुआ लोग हैं, संरक्षक हैं, उन पूरी लोक पहल की टीम से के तरफ से मैं आज के वक्ता प्रोफेसर कन्हैया लाल झा सर को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपका पाथेय हम लोग जब जब आपको आमंत्रित करेंगे इस देव भाषा के विषय में बोलने के लिए, निश्चित रूप से आपके का पाथेय प्राप्त होगा। आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। जय संस्कृत, जय श्री राम, जय भारत माता।